हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट आया करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समसामयिक खबर जो रहता है उसको देखेंगे, खबर जो रहता है जो महत्वपूर्ण होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर खबर जो रहते हैं फैक्ट रहते हैं उस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जिनके माध्यम से डाटा दिखाई जाती है किसी रिपोर्ट को लेकर के, तो उस रिपोर्ट की जो डाटागिरी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी आधिकारिक बयान रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा को हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डेटा आया करता है ऐसे प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं न्यूज़, नेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, इवन जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो सारे हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और याद करना है बार बार, ताकि आपको ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। तो दोस्तों चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे यूपीएससी 2020 के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा इसमें वाइट आइलैंड, दूसरा रहेगा ह्यूमन राइट्स डे, तीसरा रहेगा यहाँ पर वोल्गर नियम और चौथा रहेगा यहाँ पर विश्व धरोहर सप्ताह 2019। ये सभी जो है कुछ समय से न्यूज़ में थे जो कि महत्वपूर्ण है किसी न किसी कारण की वजह से, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें पहला टॉपिक जो कि है वाइट आइलैंड। तो वाइट आइलैंड जो है ये न्यूजीलैंड में अवस्थित है, मतलब न्यूजीलैंड का एक आइलैंड है जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसके कारण कई लोगों की वहाँ पर जान चली गई है। तो आप ये देखेंगे मैप में आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो नक्शा है ये न्यूजीलैंड का है। दो बड़े बड़े आइलैंड के रूप में ये विस्तृत है और इसका जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, ऑकलैंड इसकी सिटी है। न्यूजीलैंड के जब आप नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पर वेस्टर्न नॉर्दर्न साइड में तस्मानिया सी है और इसके सदर्न साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे वाइट आइलैंड, जहाँ पर एरो का निशान दिखाई दे रहा है, वाइट आइलैंड यहाँ पर स्थित है। तो वाइट आइलैंड एक सक्रिय एंटेसाइड स्ट्रेटो ज्वालामुखी एक टाइप है जो कि वहाँ पर स्थित है, जो कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप से लगभग पूर्वी तट के साइड में देखेंगे तो आप 30 मील की दूरी पर प्लेंटी की खाड़ियों में स्थित है। आप मैप में देखिए यहाँ पर, तो ये जो स्थित इसकी अवस्थिति है वो न्यूजीलैंड के पूर्वी उत्तर साइड में स्थित है, मतलब उत्तरी पूर्वी साइड में स्थित है। और न्यूजीलैंड की जो मेन लैंड है उससे लगभग 30 मील की दूरी पर ये स्थित है। वहाँ पर इरप्शन हुआ है ज्वालामुखी का जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई है। और जो टाइप होते हैं आप देखेंगे यहाँ पर, तो लगभग बेसिकली दो टाइप के महत्वपूर्ण मेजर ज्वालामुखी इधर आसपास के क्षेत्र में होते हैं, जिसमें एक होता है स्ट्रेटो ज्वालामुखी और दूसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी क्या होता है, तो देखिए जिसमें समय समय पर समग्र तरीके से ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। ये एक शंक्वाकार होता है और ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में से कठोर लावा, टेफ्रा, प्यूमिस और राख जैसी कई परतें के द्वारा निर्मित होती हैं। और जो दूसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहा होता है, इस टाइप के ज्वालामुखी को यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। आपको अगर वर्तमान उदाहरण दे तो लिपारी द्वीप समूह, वहाँ पर जो ज्वालामुखी है इटली में स्थित है, इसको यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर जो वाइट आइलैंड का जो ज्वालामुखी है वो न्यूजीलैंड का, वो सक्रिय शंकु ज्वालामुखी है, मतलब जो हम सेकेंड डिस्कस कर रहे थे जो लिपारी द्वीप समूह में इटली में है, उस टाइप का ये शंकु ज्वालामुखी है जो लगभग समय समय पर उसमें से इरप्शन होता रहता है, उद्गार होता रहता है, जिसका लगभग 70% जो हिस्सा है वो समुद्र के नीचे स्थित है। तो ये समुद्र के नीचे स्थित है तो उसमें से लावा निकलता रहता है गर्म होने के बाद। फिर क्या होता है कि वाइट आइलैंड ताइपो ज्वालामुखी क्षेत्र का हिस्सा है। ताइपो ज्वालामुखी क्षेत्र न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में एक ज्वालामुखी क्षेत्र है जो पिछले मिलियन ऑफ वर्षों से मतलब सक्रिय है। मिलियन, 2 मिलियन मतलब लगभग 20 लाख वर्षों से ये सक्रिय है। बहुत ज़्यादा समय काल हो चुका है इसको, लेकिन ये अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। उसमें से समय समय पर इरप्शन होता रहता है उस टाइपो वोल्कानो जोन में से। फिर अगर इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि लगभग 20 फरवरी 1992 को वाइट आइलैंड जो ज्वालामुखी है वो न्यूजीलैंड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी घोषित किया गया था। कब? आज से लगभग 27 वर्ष पहले। देखेंगे आप इसको कि ये सक्रिय ज्वालामुखी घोषित किया गया था। इसकी खोज जो की गई थी 1769 मतलब 1769 के आसपास पहली बार जेम्स कुक ने इसकी खोज करी थी।
इस द्वीप को माओरी या न्यूजीलैंड के मूल निवासी लोगों द्वारा वाहकारी नाम दिया गया। इसका जो मूल नाम है वो वाहकारी दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी थे उनके द्वारा दिया गया था। फिर जो वाइट आइलैंड है, ये एक बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से। 1920 के दशक में खनन के दौरान इमारतों के अवशेष मिलने से यह आइलैंड एक पर्यटन आकर्षण क्षेत्र बन गया, जो कि हर साल लगभग 17,000 से अधिक पर्यटन इस क्षेत्र पर आते हैं इसके आकर्षक दृश्य को देखने के लिए। तो ये तो हो गया पूरा जिसके बारे में मैंने आपको वाइट आइलैंड के बताया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि ज्वालामुखी से संबंधित है, हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी से संबंधित चार बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स इसमें यूज़ किए गए थे। एक था मैग्मा या लावा, दूसरा था ज्वालामुखी शंकु या कोन, या फिर तीसरा था इसमें प्यूमिस, और चौथा था धूल और राख। तो देखिए, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ होता है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या दाब में कमी या दोनों के कारण होता है, और यह पृथ्वी की सतह से नीचे निर्मित होता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब यह मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है, और वो लावा होता है बहुत समय के बाद ये ठंडा हो जाता है, जम जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा यूज़ किया हमने यहाँ पर ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु क्या होता है? तो जो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली के चारों ओर लावा का शंक्वाकार रूप में जमने से होता है, जबकि इसका मध्य भाग एक कीपनुमा गर्त के रूप में विकसित होता है। जो तीसरा हमने यूज़ किया यहाँ पर वो है प्यूमिस। तो प्यूमिस क्या होता है कि एक लावा के झाग से बने होते हैं ये, मतलब ये क्या होता है, ये लावा के झाग से बनता है, इसलिए इसका जो घनत्व होता है ये जल के घनत्व से कम होता है, फलतः ये जल के ऊपर तैरता रहता है। तो प्यूमिस क्या करता है, जल के का इसका जो घनत्व होता है, घनत्व कम होता है, जल से भी कम होता है, इसलिए जल के ऊपर तैरता रहता है। यदि उसका घनत्व जल से ज़्यादा होता है किसी पदार्थ का तो वो जल में डूब जाता है। फिर चौथा टर्म यूज़ किया गया था इसमें धूल और राख। तो वे अत्यंत महीन कण जो हवा के साथ उड़ते रहते हैं उसे धूल या राख कहा जाता है ज्वालामुखी के शब्दावली के अंतर्गत। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पर एक राइट दिया गया है जिसको जो अधिकार उसे मिलना ही चाहिए। तो देखिए, दुनिया भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, जिसे ह्यूमन राइट्स डे कहा जाता है, मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आप ये देख सकते हैं इसके सिंबल में लिखा हुआ है, एक तरफ ट्रस्ट, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, होप, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी एंड प्रोस्पेरिटी। ये सारे के सारे राइट्स हैं जो कि हमें मिलने ही चाहिए, इसका कोई भी इसका वायलेशन नहीं कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो थीम थी 2019 के ह्यूमन राइट्स डे की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की, तो 2019 का जो थीम था वो था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या था, एक बार और याद रखिए, सुनिए, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये इसका थीम था। और लक्ष्य की बात करें, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करने का लक्ष्य क्या है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो देखिए, इस मानवाधिकार दिवस पर संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या था, युवाओं को परिवर्तन के एजेंट्स के रूप में आगे लाना, तथा जो नस्लवाद होता है, घृणास्पद होते हैं, भाषण इस तरीके के दिए जाते हैं, हेट स्पीच दिया जाता है या गुंडागर्दी की जाती है, भेदभाव के खिलाफ एवं जलवायु न्याय के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित करना, इसका पूरा लक्ष्य था इस बार के ह्यूमन राइट्स डे के थीम के अंतर्गत। अगर हम ह्यूमन राइट्स डे के बारे में अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें कि ये कैसे विकसित हुआ है, किस प्रकार से आया है, तो मानवाधिकार क्या होता है कि मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। उस दस्तावेज के अंदर क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनाया था इसको। फिर इस घोषणा में बताया गया था कि विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति के स्तंभ, मानव जाति के समान एवं अक्षम्य अधिकार एवं उनकी जो अंतर्निहित गरिमा है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको किस तरीके से सभी लोगों को बराबर समानता के साथ दिया जाए, ये उसके अंतर्गत सारी के सारे लक्ष्यों को रखा गया। फिर वर्ष 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक के ने सिद्धांतों का एक समूह जिसे बनाया गया, समूह तैयार किया गया, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत क्या हुआ कि यह आगे चल कर के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना
की संचालन की नींव रखी गई इसी के तहत। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार मनाने की घोषणा करी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वह 1993 में स्टार्ट किया गया था 10 दिसंबर से, तब से ये मनाया जा रहा है। फिर भारत में एक संस्था होता है जिसे हम यूनाइटेड नेशन जो होता है वो तो पूरे इंटरनेशनल से मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉलो नोटिस करता है, देखता है। लेकिन भारत में होता है जिसका नाम यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर NHRC कहते हैं। ये क्या करता है, इसका गठन किस प्रकार से हुआ है, इसके सदस्यों की रूपरेखा क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। NHRC एक बहुसदस्यीय संख्या है, मतलब बहुसदस्य मतलब इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कुल 7 होती है, जो कि अध्यक्ष के सहित होती है, मतलब 6+1 इसकी संरचना होती है सदस्यों की। यह भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा करना है। और अगर इसमें किसी प्रकार की कमी की जाती है या उसका वायलेशन किया जाता है तो यह जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके ऊपर मतलब कार्यवाही कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसके खिलाफ याचिका भी दायर कर सकती है। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था, उस हैदराबाद के एनकाउंटर के बाद फिर जो NHRC की टीम है वो वहाँ पर गई है और बाकायदा उसकी जांच पड़ताल जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारी रिपोर्ट जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। ओके, किसी की जान ली गई है जो कि जो कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये सारी जाँच पड़ताल करती है ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर वोल्गर नियम, जो कि तीसरा टॉपिक को डिस्कस करने वाला है। तो वोल्गर नियम क्या है या वोल्गर रूल क्या है। तो वोल्कर जो रूल है वो अभी न्यूज़ में क्या है, क्यों है कि देखिए हाल ही में क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष पाल वोल्कर की मृत्यु हो गई है। इन्होंने क्या किया था कि 1980 के दशक में अमेरिका की जो मुद्रास्फीति थी, मतलब वहाँ पे जो इन्फ्लेशन था, उससे निपटने में एक बाकायदा रूल तैयार किया था। उसके माध्यम से वैश्विक संकट के दौरान जो स्ट्रीट सुधारों को लेकर के प्रेरित किया था, इसकी वजह से इन्हें जाना जाता है। तो वर्ष 2008 में क्या हुआ था कि पता होगा कि आपको कि एक वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक रिसेशन आया था। तो उसके दौरान क्या हुआ कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वोल्कर नियम का प्रस्ताव दिया गया था। वोल्कर नियम में क्या होता है कि बैंकों को जमाकर्ताओं की जो नकदी के साथ उच्च जोखिम वाले निवेश करने से प्रतिबंध कर दिया जाता है, कि मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट नहीं करेगी जो कि जहाँ पर खतरा महसूस हो, मतलब वहाँ पे फ़ायदा ना हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। फिर इसके बाद वोल्कर नियम बैंकिंग संस्थाओं को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें क्या किस प्रकार से बताता है, तो वोल्कर नियम बैंकिंग संस्थाओं की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनके अकाल्पनिक स्वामित्व वाले जो व्यापार होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटीज़ फ्यूचर्स होते हैं, जैसे ये साधन होते हैं, इन साधनों पर अपने खाते को एक विकल्प के रूप में संलग्न होने से रोकता है। फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बैंकों को अपने स्वयं के खाते के साथ कुछ निवेश गतिविधियों का संचालन करने से रोकते हैं, तथा हेज फंड और निजी इक्विटी फंड के साथ बैंकों की जो गतिविधियां होती है उसको ये सीमित कर देते हैं। फिर इसके अगर अन्य बिंदुओं की बात करें तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो स्वामित्व व्यापार वाले जो संस्थाएं होती है उसके तहत क्या होता है कि जब स्वामित्व व्यापार तय होता है या तब होता है जब कोई बैंक या फर्म प्रत्यक्ष लाभ के उद्देश्य से अपने सेवाओं के धन का निवेश करने लग जाती है। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो खुद के लाभ को देखने लग जाती हैं, उसको देखते हुए जब निवेश करने लग जाती हैं धन का, तो यहाँ पर स्वामित्व व्यापार होने लग जाता है। फिर इस तरह बैंक या फर्म अपने ग्राहकों के पैसों का उपयोग करने के बजाय अपने स्वयं के खाते से संबंधित स्टॉक, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ या अन्य वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करता है। मतलब क्या होता है कि बैंक जो होता है वो अपने स्वयं के फ़ायदों को देखने लग जाता है, इसलिए उसे जहाँ फ़ायदा दिखता है तो वहाँ पर अपने कस्टमर्स के पैसे ना लगाते हुए खुद के पैसे लगाना शुरू कर देता है। लेकिन यदि वहाँ पर अगर घाटे की सिचुएशन बनती है तो वह खुद के पैसे ना लगा करके कस्टमर के पैसे लगाना शुरू कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको
बाकायदा निजात दिलाने के लिए उस समय की जो सिचुएशन थी 2008 की और 91 93 की 83 85 की, उनको निजात दिलाने के लिए वॉल्कर ने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसके माध्यम से उसने ये सारी सिचुएशन को बताया था। चलिए ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है हमारा यहीं पर। फिर हम देखते हैं चौथा टॉपिक जो कि विश्व धरोहर सप्ताह 2019। तो ये क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक विषय है जो कि बताता है किसी समय समय पर कि किस प्रकार से हमारे हमारे आर्ट एंड कल्चर को लोगों तक पहुंचाना है एक अवेयरनेस के माध्यम से। तो उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज वीक कहा जाता है जो कि हर वर्ष होता है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है हिंदी में, के द्वारा 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसे एएसआई बोला जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य समृद्ध धरोहर के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनके संरक्षण के लिए प्रयास कराना है। फिर जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण सर्वेक्षण है और अन्य कई संग्रहालयों के द्वारा प्राचीन स्मारकों के महत्व एवं संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा विश्व धरोहर को लोगों तक पहुंचाना, उनको उसकी जानकारी उपलब्ध कराना, इस सप्ताह का उद्देश्य होता है, इस प्रकार के सप्ताह का। फिर भारत में अगर हम बात करें कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो भारत में कुल मिलाकर के 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब विश्व धरोहर है, जिसमें से 30 यहाँ पर सांस्कृतिक स्थल है, 7 यहाँ पर प्राकृतिक स्थल है और एक यहाँ पर जो मिश्रित स्थल है वो शामिल है। और वर्तमान में जो यूनेस्को की लिस्ट है जिसमें 37 से 38वां जो मिला है 2019 में जिसको दर्जा, वो जयपुर के महल है। उन कैसल्स को यहाँ पर जो जयपुर है उसको कैसल्स को यहाँ पर यूनेस्को की सूची में दर्ज कराया गया है। तो यहाँ पे यूनेस्को होता क्या है, देखिए यूनेस्को का जो हिंदी में नाम है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था मानव जाति को बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए इसका प्रोग्राम था। फिर इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसका गठन 16 नवंबर 1946 को 1945 को इसका गठन किया गया था। कार्य क्या करता है, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर जो चार्टर है उसमें वर्णित जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। तो ये सारा इसका उद्देश्य है, ताकि सारे के सारे जो देश है, जिन हर देश में एक विशेष प्रकार के कल्चर होता है, आर्ट होता है, कला होता है, साहित्य होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं होती है, उन सभी को एक साथ लेकर के कार्य किया जाए, इसका उद्देश्य होता है। इसमें हमने एक शब्द देखा था एएसआई, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये क्या है, तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसकी सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान एवं संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। जो एएसआई है इसका प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का मतलब रख रखाव करना है, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड कराना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन जो स्मारक है या जो पुरातात्विक स्थल है उनके अवशेष हैं, उनके लिए एक अधिनियम बनाया गया है। उस अधिनियम के तहत क्या है, 1998 के प्रावधानों के अनुसार यह देश के सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है, मतलब उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको एकत्रित करता है, उनको देखरेख करता है। फिर यह पुरातत्व जो ये पूरा वेश है तथा बहुमूल्य कलाकृतियाँ अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के ये अधीन कार्य करता है। इसमें 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु है लास्ट के वो आपको याद रखना है। 2 कानून के नाम दिए गए हैं जिसमें से इसमें है मतलब प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेषण अधिनियम 1958, ये याद रखिए। दूसरा यहाँ पर पूरा शेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, ये 2 कानून हैं जिसको याद रखना है, जिसके तहत इन सारी गतिविधियों को चलाई जाती है जो एएसआई के अंतर्गत आती हैं।
और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो आप लोगों से मैं 2 सवाल पूछता हूँ इस पूरे लेसन के बाद, आपको उन 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहला ये कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके फाउंडर कौन है, किन्हें आर्कियोलॉजिकल फादर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आप लोगों को यदि सारे के सारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको यदि देखना चाहते हैं तो मैंने अनअकैडमी के ऊपर सारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 38 उसको मैंने कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से, ग्राफिक्स का यूज़ करते हुए, लोकेशन का यूज़ करते हुए सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने बताया है। उसकी जो कोर्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसे देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और यूपीएससी में ये के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे आप लोगों को प्रतिदिन 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है, जिसे आप देखिए और इसे बार बार सुनते हुए याद रखिए। आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का संदेश है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अपने जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMMonki28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के माइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसेस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे से MPPSC की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी, तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।